नमस्ते दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश और स्वागत है कहानियों की दुनिया में आप सभी का। आज विश्व प्रसिद्ध महान समाज सेविकाओं की श्रृंखला में एक कहानी फ्रांस की क्रांतिकारी मादाम रोला। कौन थी मादाम रोला? फ्रांस की क्रांति में उनका क्या योगदान है? आज उस महान समाज सेविका की कहानी हम सुनेंगे। स्त्रियों की जिंदगी का क्रम सामान्यतः एक निर्धारित श्रृंखला में ही बंधा हुआ चलता रहता है। लाड प्यार में बचपन बीतना, अपने घर जाकर एक छोटी सी दुनिया बसा लेना, उसे सजाते संवारते रहने में ही अपनी सारी उम्र बिता देना और शरीर थक जाने पर मौत के दिन गिनने लगना। किंतु रोला का जीवन इस क्रम से एकदम भिन्न था। बचपन ज्ञानार्जन की पिपासा में व्यतीत हुआ, यौवन क्रांति की ज्वालाएं सुलगाने में, और वृद्धावस्था वह तो आ भी न पाई और सिद्धांतों की उपासिका सिद्धांतों की बलिवेदी पर एक आहुति बनकर स्वाहा हो गई। फ्रांस में जन्म लिया था इस वीरांगना ने, धनाढ्य परिवार की एक मात्र संतान। घर के सभी परिजनों की नेत्र ज्योति बनकर आई थी वह। घर के प्रत्येक कोने में उसके लिए प्यार ही बिखरा हुआ था, पर उसे ये तनिक भी अच्छा न लगता। सुख के साधन उसे काटते से प्रतीत होते, ऐश्वर्य तथा वैभव उसे मजाक उड़ाते हुए से प्रतीत होते। गरीबों का, असहायों का, गुलामों का तथा मानवता का। रोला की बुद्धि इतनी तीव्र थी कि यौवन आते आते वह धर्म, संगीत, इतिहास, दर्शन शास्त्र, चित्रकला, नृत्य तथा विज्ञान की अच्छी जानकार हो गई थी। सारा समय विद्यार्जन में लगता था या फिर तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों के अध्ययन में। अब माता पिता की इच्छा हुई कि इसका विवाह कर देना चाहिए। प्रश्न सर्वथा सामयिक तथा उचित था। एक अत्यंत रूपवान, स्वस्थ, धन कुबेर ढूंढा गया। किंतु मां ने जब रोला की इच्छा जाननी चाहिए तो उसने स्पष्ट कह दिया, मुझे किसी धनी से यहां विवाह नहीं करना है। गरीब व्यक्ति ही समान आदर्शवादी हो। पिता भी दुखी हुए, किंतु रोला को तैयार न किया जा सका। उसके मस्तिष्क में तो फ्रांस की वर्तमान अराजकता के प्रति गहरा विद्रोह मचा हुआ था। तभी उसे एक पार्टी में जाने का अवसर मिला। वहां उसने देखा सभी स्त्रियां मूल्यवान परिधानों में तथा बहुमूल्य हीरे जवाहरातों के आभूषणों से सज्जित हैं और गुलाम कड़कती ठंड में नंगे सेवा कर रहे हैं। कोई वस्तु लाने में एक दास को 1 मिनट की देर हो गई, तभी पड़ा उसके गाल पर करारा तमाचा और रोला को लगा जैसे चोट उसके कलेजे पर लगी हो। एक बार फिर एक राजसी परिवार की पार्टी में जाना पड़ा। उसे वहां एक दास के हाथ से छूटकर एक कीमती शराब की बोतल टूट गई। आसपास वालों ने कहा बहुत कीमती शराब थी, किंतु कांच धस जाने से लाने वाले दास के पैर में जो रक्त बह रहा था वह रोला ही को द्रवित कर सका और किसी का तो ध्यान भी नहीं गया था उधर। और सब तो उसे गाली देने तथा पीटने में ही लगे हुए थे। इस घटना ने उसके कोमल हृदय पर इतना गहरा आघात पहुंचाया कि वह वहां बैठी न रह सकी, उठकर चली गई और उसने विचार किया, ऐसी व्यवस्थाओं को बदलना ही होगा जहां शराब की कीमत अधिक हो मनुष्य के रक्त से। और उसने क्रांतिकारी दलों से संपर्क स्थापित करना प्रारंभ कर दिया। विचार तेजी से कार्य करने लगे। तभी एक पार्टी में उसकी भेंट हुई एक 55 वर्षीय वयोवृद्ध सज्जन से। उसने बातचीत होने के पश्चात रोला को ज्ञात हुआ कि
वे भी वर्तमान सामाजिक व्यवस्थाओं से असंतुष्ट हैं और अधिक परिचय के पश्चात उसने पाया कि उसके विचारों की पूर्णता इन महापुरुष में है और उसने अपने पिता से कहा कि मुझे मेरी पसंद का पति मिल गया है। पिता ने पति को देखा और अपना माथा ठोक लिया, साफ मना कर दिया। 55 वर्ष का वृद्ध, वह भी गरीब आदमी। किंतु रोला ने कहा, ठीक है, तब मुझे कहीं दूसरी जगह भी विवाह नहीं करना है। और उसके मन में पता नहीं कैसी विरक्ति उत्पन्न हुई कि एक रात घर से उठकर मंदिर में चली गई। वहां दिन रात धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करती हुई एक तपस्विनी का सा जीवन बिताने लगी। आखिर पिता को हार माननी पड़ी और रोला का विवाह उक्त सज्जन से कर दिया गया। रोला अपने पति के साथ एमिन्स नगर में रहने लगी, परंतु प्रसन्न, बड़ी संतुष्ट, अत्यधिक तृप्त। उसे कभी आयु की असमानता न खटकती। विवाह उसके लिए शारीरिक मिलाप न होकर आत्मा का तथा विचारों का मिलन था। वह अपने पति को ऐसा ही प्रेम करती जैसा किसी उपास्य को किया जा सकता है। उसके सिद्धांत पुष्ट हो रहे थे सहारा पाकर। अब उसे लगता था कि मेरी कार्य क्षमता और भी बढ़ गई है। तभी ये लोग एमिन्स नगर छोड़कर अपने गांव चले गए। यहां रोला ने गरीबी को और भी अधिक निकट से और भी अधिक स्पष्ट रूप से देखा। दिल का दर्द और भी बढ़ गया, घाव और भी गहरा हो गया। इसी समय फ्रांस में युगांतरकारी राज्य क्रांति हो गई। शोषित वर्ग शोषणकर्ताओं के ऊपर हावी हो गया। रोला को तो ऐसे समय की प्रतीक्षा ही थी। उसके पति तथा वह दोनों क्रांति की इस पुकार को सुनकर सक्रिय रूप से उसमें भाग लेने चल पड़े। रोला के पति पूर्व समिति के वरिष्ठ सदस्य बनाए गए। सन 1791 में समिति की ओर से परिषद की कार्यवाही में भाग लेने के लिए उन्हें पेरिस भेजा गया। रोला भी साथ गई थी। यहां रोला ने ऐसे सारगर्भित तथा ओजस्वी भाषण दिए कि कई बुद्धिजीवी विचारशील व्यक्ति उसके अनुयायी हो गए। यहां भी उन दिनों पीतियन, ब्रिसो तथा बूजो आदि का बड़ा जोर था। ये लोग भी फ्रांस में प्रजातांत्रिक शासन स्थापित करना चाहते थे, किंतु रोला की तथा इनकी नीतियों में गहरा अंतर था। फिर भी रोला की बुद्धिमत्ता, साहस, कार्यक्षमता तथा योग्यता का उन पर अच्छा प्रभाव पड़ा था और उन्होंने प्रकट में उस समय कोई विशेष विरोध न किया। अब रोला का अधिकांश समय फ्रांस की राजनीतिक गुत्थियां सुलझाने में ही व्यतीत होता। दिन रात उन्हें इन्हीं बातों को करते हुए जाता। उसे केवल एक ही धुन थी, फ्रांस में प्रजातांत्रिक शासन स्थापित करना। उसके अनुयायी जितने भी थे वे गिरोडिस्ट कहलाते थे। आखिर को प्रयत्न सफल हुए। मादाम रोला के अथक श्रम के फल स्वरूप शासन की बागडोर गिरोडिस्ट दल के हाथ में आ गई। इस दल के नए मंत्रिमंडल का निर्माण मोशिए रोला, रोला के पति के नेतृत्व में हुआ। रोला तो जैसे समस्त व्यवस्थाओं के कण कण में ही व्याप्त थी, किंतु ये सब बहुत दिन तक नहीं चल सका। विरोधी दल अब और उग्र रूप धारण कर चुका था। उसे ये किसी भी प्रकार सहन न हुआ। रोला को विजयश्री की माला पहनने का श्रेय तथा सौभाग्य प्राप्त हो। रोला का मार्ग सत्य तथा ईमानदारी का था। उसका उद्देश्य राज्य में नीति, सदाचार, समानता तथा शांति स्थापित करना था, किंतु विरोधी दलों का उद्देश्य
इससे भिन्न ही केवल राजनीतिक गुंडागर्दी मात्र था। उनका प्रभाव बढ़ा और शासन सत्ता की बागडोर गिरोडिस्ट दल के हाथ से छूटकर विरोधी तत्वों के हाथ में चली गई। किंतु इतना सब होने पर भी विरोधियों को संतोष न हुआ। उन्हें निरंतर ये भय बना रहा कि कहीं पुनः रोला के नेतृत्व में जनता भड़ककर हमारी सरकार को पदच्युत न कर दे। अतः उसने रोला तथा उसके पति को बुरी तरह बदनाम करने की योजना बनाई। कुछ उल्टे सीधे आरोप लगाकर पहले रोला के पति को बंदी बनाया गया, किंतु प्रमाणों के अभाव में वे कुछ न कर सके और मोशे रोला निर्दोष घोषित किए जाकर स्वतंत्र कर दिए गए। पर इस बार अचानक ही एक दिन रोला को घर से पुलिस बुलाकर ले गई। रोला ने सोचा ये तो एक दिन होना ही था। पूछा कहाँ चलना होगा? उत्तर मिला जेल। बिना किसी अपराध के जेल? कुछ समझ में न आया। पूछने पर पता चला कि उसका अपराध है राजद्रोह और सुरक्षा कानून के अंतर्गत उसे बंदी बनाया गया है। वह जानती थी कि यह सब चाल है, पर वह चुप रही। उसे अपने सत्य पर, अपनी ईमानदारी पर तथा देशभक्ति पर विश्वास था। झूठ भले ही रस्सियों से कस दे, परंतु सत्य का गला नहीं घोट सकता। रोला से मार्ग में एक अधिकारी ने कहा, आप वीर तथा साहसी महिला हैं, शांति तथा धैर्य से न्याय की प्रतीक्षा कीजिए। रोला हंसी, पर कहा केवल इतना ही, न्याय? यदि न्याय ही होता तो क्या मैं इस अवस्था में होती? अधिकारी को चुप रह जाना पड़ा। कारागार में रोला को एक अंधेरी कोठरी में डाल दिया गया। पता नहीं पड़ता था कब सूरज निकला और रोला ये भी नहीं जान पाती थी कि रात कब हो गई। पर उसे न तो किसी अदालत में बुलाया गया, न कोई बयान लिया गया, न किसी प्रकार की सफाई पेश करने का अवसर दिया गया। आदमी आता और भोजन रखकर चला जाता। एक सिंहनी को कैद करके उसकी गतिविधियों को निष्क्रिय बनाने का प्रयास था ये। एक बार तो ऊब उठी वह इस निष्क्रियता से, जड़ता से। कर्म तथा गति की जिसकी परिभाषा रही हो, उसे ऐसी स्थिति कैसे सहन होती? एक बार जी में आया, क्यों न इस जीवन का अंत ही कर डालूं, और सचमुच ही एक दयालु जेल कर्मचारी की सहायता से जहर का प्याला मंगाकर हाथ में ले लिया। किंतु तभी उसे याद आया, ये तो कायरता होगी, और प्याला गिरकर टूट गया। वह बुद्धि बल ही नहीं, आत्मबल की भी धनी थी। तभी सुनाया गया उसे प्राण दंड। बिना अभियोग बताए, बिना मुकदमा हुए, बिना पैरवी हुए ही प्राण दंड। 8 नवंबर सन 1792 यही तिथि थी उसको फांसी लगने की। वह शांत एवं स्थिर गति से आई। चेहरे पर अप्रतिम मुस्कान थी, जैसे मृत्यु को गले लगाने में वह अपार प्रसन्नता अनुभव कर रही हो। फांसी पर चढ़ने से पूर्व उसने एक दीर्घ निश्वास छोड़ा और कहा, कानून तुम्हारे नाम पर मनुष्यों ने कितने अपराध किए हैं, और इस अपराध की गुरुता को भी शायद अपराध करने वाले नहीं समझते थे। स्वतंत्रता प्राप्त कराने के लिए जीवन होम देने वाली नारी को राजद्रोह का एक पक्षीय आरोप लगाकर फांसी दी जा रही थी। और इस घटना को पढ़कर महान विचारक, नाटककार मोरिस मेंटरलिंक की वे पंक्ति याद हो आई है, क्रांति की गति बड़ी मायाविनी होती है। अपने उपसंहार में मैंने क्रांति को अपने ही सृष्टा की बलि से तृप्त होते देखा है।
ये कथा थी एक ऐसी महान क्रांतिकारी वीरांगना मादाम रोला की कथा। अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें और मिलते हैं कल किसी अन्य कहानी के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।